I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video, we are going to discuss about Parliament, the continuation part. 22.7 है ये, चैप्टर 22.7 वी आर गोइंग टू डिस्कस। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बात करें अगर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के, ठीक है, या फिर किसी भी अगर आप स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्पीकर के बारे में बताया गया है, लोकसभा, राज्यसभा, इनफैक्ट मतलब सब कुछ है इसमें। कैसे कानून बनता है, लेजिस्लेशन प्रोसेस क्या है, सारी बातें यहाँ पे बिल्स वगैरह से रिलेटेड भी, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एंड ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि आप चैप्टर है, इसको इसीलिए मैंने पार्ट वाइज कर दिया था कि मेसी ना हो, कंफ्यूजन ना हो। आप चैनल पे अगर नए हो तो आपको मैं बता दूं कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई वुड से। मेटिकुलसली मैं इस पे काम कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। अभी यार एक इंडियन इकोनॉमी की सीरीज है, वो आप देखना, 57 आवर्स में मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। एंड इस अगर आप इकोनॉमी ढूंढ रहे हो यूपीएससी की तैयारी के लिए तो इससे बेस्ट सीरीज नहीं हो सकती है। यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग ए गुड क्वालिटी कंटेंट। तो यहाँ पे देखना इसको जरूर। पीडीएफ भी उसके साथ है, तो पीडीएफ अगर आपको रिवीजन के पर्पज से पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस एग्जाम का सारा खेल ही डिपेंड करता है पीडीएफ के ऊपर, रिवीजन के ऊपर। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप वहीं पे आउट हो जाते हो, पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे। इसलिए पीडीएफ जरूर ले लेना। इसका भी, इस सीरीज का भी, इंडियन पॉलिटी का भी, जो कि रेफरेंस मैंने लक्ष्मीकांत से लिया है, इसका भी मैं पीडीएफ जरूर आपको दे दूंगा। लास्ट में मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ताकि आपको एक बार वीडियो देखना होता है, बार बार देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, अनटिल अनलेस ही कुछ समझ में ना आया तो फिर उसको रिवाइज या भूल गए तब देख लेना, बट कंटिन्यूअसली बार बार मत देखना। आई वुड नॉट सजेस्ट यू। पीडीएफ जरूर ले लेना। पीडीएफ एक बार आपने अगर पीडीएफ से सॉरी वीडियो से सही से देख लिया है, समझ लिया कॉन्सेप्ट को, तो क्या बचता है, बस रिवीजन बचता है। रिवीजन के लिए आपके पास नोट के तौर पे पीडीएफ दे दूंगा, तो आपका ओवरऑल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि इकोनॉमी में 57 आवर्स, ऐसे ही ये भी कितने आवर्स का होगा, 80 से 90 के आवर्स के बीच में ये भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगता। अगर 80-90 आवर्स अगर आपको पढ़ना है तो आप मुश्किल से 10 दिन में आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। 10 दिन में अगर आपका पॉलिटी कवर हो जाए, 5 से 6 दिन में अगर आपका इकोनॉमी कवर हो जाए, मतलब आपका 15 दिन के भीतर ही मेजर पार्ट इकोनॉमी प्लस पॉलिटी दोनों कवर हो जा रहा है। तो ऐसे करके मैं कोशिश करूंगा कि यूपीएससी के जितने भी बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज जो है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पीडीएफ भी दे दूं, ताकि आपका जो काम हो वो आसान हो जाए। देखो, मेरा पर्पस यही है कि आपके जो एस्पायरेंट्स हैं, जो भी बेसिकली जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, या फिर जो दिल्ली आके तैयारी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और ये मैं जानता हूँ कि आगे सारा सिस्टम ऑनलाइन ही होने वाला है। एंड इस वजह से यार क्वालिटी कंटेंट देना मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आपको हेल्प हो जाए। थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड कहीं से भी देख रहे हो, अच्छा लगता है जब कोई वेस्ट बंगाल, जो कि काफ़ी एक ब्यूटीफुल स्टेट है, कोई महाराष्ट्र, कोई बेंगलोर, कोई कहीं, मतलब पूरे हर यूपी, बिहार, हर जगह से लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने आपका। एनीवे, कभी कभी अपने एजुकेटर को सुनना भी चाहिए। तो पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। पॉइंट वाइज स्टार्ट करता हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसेस पार्लियामेंट का क्या होता है, कैसे लेजिस्लेशन होता है, कैसे कानून बनता है। कानून, देखिए, कानून बनना एक बनता है, हमारे देश में एक्ट आती है, एक्ट को ही कानून कहते हैं। आप उस एक्ट के हिसाब से काम करते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इसमें सब पूरे अच्छे डिटेल से जान लेंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि जो प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है, कानून बनने का जो तरीका है, वो आइडेंटिकल है दोनों हाउसेस में। दो हाउसेस है हमारी, राज्यसभा है और लोकसभा है। दोनों हाउसेस में सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। अगर बात करेगा, किसी लॉ बनता है कोई,
कानून बनता है, कोई एक्ट बनता है, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, सेम तो है, लेकिन अब प्रोसीजर क्या है जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है बिल। बिल क्या होता है? बिल बेसिकली बात करें तो कोई भी जो एक्ट बनाना है उसका ड्राफ्ट होता है। ये ड्राफ्ट होता है, मतलब उसमें बेसिकली उस एक्ट से रिलेटेड सारी बातें लिखी जाती हैं। एक ड्राफ्ट होता है, ऐसा बिल कहते हैं इसको। इसमें सारी उस एक्ट से रिलेटेड सारी बातें लिखी रहती हैं, प्रोविजंस सारे, जो कि प्रपोज्ड एक्ट, प्रपोज्ड लेजिस्लेशन जो बनने वाला है उसके लिए एक ड्राफ्ट टाइप का होता है बिल। और ये ड्राफ्ट नहीं बनाओगे तो बिल कैसे, एक्ट कैसे बनेगा? ड्राफ्ट बनेगा पहले, उसमें बातें लिखी जाएंगी, फिर उस पर डिस्कशन होगा, अमेंडमेंट भी हो सकता है, उसमें कई सारी चीजें रखी जाएंगी, कई सारी चीजें हटा दी जाएंगी डिस्कस होने के बाद। तो ये बिल क्या है? बिल बेसिकली एक लिखित एक पेपर है, एक ड्राफ्ट आप इसको कह सकते हो, अबाउट द प्रपोज्ड कानून जो है, प्रपोज्ड मतलब जो आने वाला लॉ है उसके लिए एक ड्राफ्ट है। तो इट इज बिल आता है हाउसेस में, दोनों हाउसेस में जाता है ये बिल, और सेम प्रोसीजर फॉलो करता है। वो प्रोसीजर मैं बता दूंगा अभी आपको। एंड इट इज अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है। एंड इट इज अ टू काइंड, तो दो तरीके के बिल होते हैं। वो क्या होते हैं? एक पब्लिक बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं, प्राइवेट बिल को प्राइवेट मेंबर बिल भी कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। अब इसमें अंतर क्या है? पब्लिक बिल ऐसा बिल होता है जो कि सरकार का मिनिस्टर लेके आता है, मिनिस्टर। हमेशा जो पब्लिक बिल होता है या फिर गवर्नमेंट बिल जिसको कहते हैं, वो मिनिस्टर कोई ना कोई लेके आता है। अब जैसा कि आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम। यही लोग एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेजर पार्ट है, यही लोग सारे डिसीजंस लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसमें से कई मिनिस्टर्स होते हैं, तो पर्टिकुलर एक मिनिस्टर कोई जो बिल लेके आएगा पर्टिकुलर मैटर पे, मान लीजिए कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो फॉरेस्ट मिनिस्टर लेके आएगा वो बिल। मान लीजिए कि सपोज ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है तो एचआरएम मिनिस्टर लेके आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर लेके आएगा उसको बिल। तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल। ये ऐसा नहीं है कि ओनली मिनिस्टर्स ही बिल लेके आ सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये भी है कि कोई प्राइवेट मेंबर, मतलब कि कोई बंदा जो सरकार में नहीं है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, वो भी बिल लेके आ सकता है, वो भी बिल लेके आ सकता है। उस बिल को कहते हैं प्राइवेट बिल या फिर प्राइवेट मेंबर बिल। दोनों बातें एक ही है, प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये दो तरीके की बिल देख ली, एक हो गया गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाना पब्लिक बिल, और दूसरा कोई प्राइवेट मेंबर जो सरकार में नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, वो प्राइवेट बिल। आगे बढ़ते हैं। इसको फर्दर बिल को चार कैटेगरी में रखा गया है। देखिए, टाइप और कैटेगरी में अंतर होता है। टाइप मतलब कितने टाइप की हो सकती है, कैटेगरी मतलब कितनी कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल होती है, ये बिल्कुल सामान्य होती है, सबको डिटेल में बताऊंगा। जो आम बातें जो डिस्कस की जाती है, एक्सेप्ट मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो सारी बातें ऑर्डिनरी बिल्स में ही डिस्कस हो जाती है। मनी बिल एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर सच एज एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, टैक्सेशन, पब्लिक अकाउंट, ऐसी जो बातें होती हैं, ऐसी जो बातों पे जो कानून बनता है उनको पब्लिक बिल्स कहते हैं। देन फाइनेंशियल बिल्स आता है, ये भी समहाउ रिलेटेड टू द यही एक्सपेंडिचर एंड इससे रिलेटेड होता है। लेकिन मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में अंतर है, आगे आपको मिल जाएगा क्या अंतर है। एवरी मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल, बट ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट नेसेसरली मनी बिल, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एनीवे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड किया जाता है। तो चार तरीके की बिल होती है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स, देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। एंड बात करें कि इनको क्या एक ही प्रोसीजर से इनको पास कर दिया जाता है, इनको एक्ट बना दिया जाता है, तो नहीं, इनके लिए सेपरेट प्रोसीजर्स है फॉर द इनएक्टमेंट ऑफ ऑल द फोर काइंड्स ऑफ बिल्स। तो अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग प्रोसीजर से ये एक्ट बनती है। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो होता है, और ऑर्डिनरी बिल के लिए, मनी बिल के लिए सेपरेट है, फाइनेंशियल बिल के लिए सेपरेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए सेपरेट है। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 10। चैप्टर 10 अगर नहीं देखा है, इस वीडियो को जरूर देख लेना, इस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा सारी एक सीरीज में देखा करो अगर देख रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है भैया? ऑर्डिनरी बिल एक ऐसा बिल होता है जो पांच स्टेजेस में जाके पास होता है। एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द
5 स्टेजेस। और ऑर्डिनरी बिल ऐसा बिल होता है जिसमें मनी का कोई मैटर नहीं होगा, फाइनेंशियल कोई मैटर नहीं होगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई मैटर नहीं होगा। जितने भी साधारण बिल्स है, साधारण एक्ट बनती हैं, वो सारी ऑर्डिनरी बिल कही जाती है। तो इसको 5 स्टेजेस में पास होना होता है, तभी जाके ये एक एक्ट बनता है। ये जाके स्टैच्यूट, बुक ऑफ स्टैच्यूट में जाके दर्ज हो जाता है। बुक ऑफ स्टैच्यूट क्या होता है? कानून की किताब। कानून की किताब में इसका नाम दर्ज हो जाता है, इस बिल को एक्ट बना दिया जाता है अगर ये 5 स्टेजेस को पार करता है। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि ये 5 स्टेजेस हैं क्या। तो पहले स्टेज पे आता है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि एक बिल, ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है दोनों में से किसी एक हाउस में। 2 हाउसेज है, राज्यसभा या लोकसभा। तो किसी में भी एक में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर है लोकसभा का, तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर देगा उस बिल को। कोई मेंबर है राज्यसभा का, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको किसी भी हाउस में इनिशियली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस, एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर। जैसे कि मैंने बताया था कि पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, ठीक है। एंड इसके लिए, इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए एक लीव ऑफ हाउस कहा जाता है। लीव ऑफ हाउस क्या कहते हैं? अगर इसको सिंपल टर्म में कहें तो एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस बाय हाउस, इसी को टेक्निकल टर्म में कहा जाता है लीव ऑफ द हाउस। लीव ऑफ द हाउस मतलब समझ लो एक्सेप्टेंस, हाउस के द्वारा अनुमति, एक्सेप्ट करना बिल को लीव ऑफ द हाउस कहते हैं। और जब भी लीव ऑफ द हाउस मिल जाता है तो मूवर जो होता है, जो बंदा बिल लेके आया है, बिल को मूव किया है जिसने, उसको वो इंट्रोड्यूस करता है उस हाउस में बाई सिंपली रीड करता है उसके टाइटल एंड उसके ऑब्जेक्टिव को। देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रीड करता है? टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव ही रीड होता है फर्स्ट रीडिंग में। डिस्कशन नहीं होता है इसके मुद्दों पे, डिस्कशन, इसके फाइनल पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया जाता है, क्लॉज बाय क्लॉज कोई डिस्कशन नहीं होता है। बस इसमें बता दिया जाता है, जो मूवर होता है, जो लेके आता है बिल, वो ये पढ़ के सुना देता है कि भाई ये बिल है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। एंड इसमें कोई फर्दर डिस्कशन नहीं होता है। बट इसको पब्लिश किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में। जब गैजेट ऑफ इंडिया में इसको जगह मिल जाती है, इसका मतलब ये फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेज पार हो गया, गैजेट ऑफ इंडिया में आ गया, उसको जिस बंदे ने मूव किया उसके टाइटल ऑब्जेक्टिव पढ़ दिया, तो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट। नेक्स्ट आता है सेकेंड रीडिंग। इस रीडिंग को कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ये। इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली इसमें नॉट ओनली जनरल टर्म्स बिल के जो है, बट डिटेल स्क्रूटनी होती है। जनरल भी पढ़ा जाता है उसको, ठीक है। डिटेल स्क्रूटनी की जाती है, उसकी डिटेल स्क्रूटनी की जाती है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और यहीं पे इसको फाइनल शेप दिया जाता है। बिल को फाइनल शेप मिलता है यहीं पे। इसके अलावा इस स्टेज में 3 अदर स्टेजेस हैं, 3 सब स्टेजेस हैं, जिसको कहते हैं जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज एंड कंसिडरेशन स्टेज। इसको जान लेते हैं। सेकेंड रीडिंग में ही 3 स्टेजेस आते हैं। जनरल डिस्कशन होता है, कमिटी स्टेज आ सकता है, या फिर कंसिडरेशन स्टेज। तो बात करते हैं एक एक करके। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली जो प्रिंटेड कॉपीज है बिल की, बिल को जो बिल जो है, जिसको ड्राफ्ट मैंने बताया था आपको, जो कॉपी होती है उस पर जब जो सब कुछ लिखा होता है, इसकी कई सारी कॉपीज बना ली जाती है, कई सारी कॉपीज इसकी डेवलप कर ली जाती है। और इन कॉपीज को सारे ईच मेंबर को जो हाउस के हैं उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि भाई आप सब ले लो और इसको समझो, पढ़ो। वहां पे फिर इसके प्रिंसिपल्स एंड इसके प्रोविजंस को डिस्कस किए जाते हैं, इसके प्रिंसिपल और इसके प्रोविजंस को डिस्कस किए जाते हैं। एंड यहाँ पे भी डिटेल डिस्कशन नहीं होता है, बस जनरल एक प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें बातें हैं बस। लेकिन डिस्कशन वैसा नहीं होता, डिटेल डिस्कशन क्लॉज बाय क्लॉज, उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या क्यों रखना चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए, वैसा डिस्कशन नहीं होता है। तो ये होता है स्टेजेस ऑफ जनरल डिस्कशन। तो स्टेजेस ऑफ जनरल डिस्कशन जब होता है तो वहां पे हाउस के पास 4 ऑप्शन बचता है। 4 ऑप्शन मतलब कि क्या कर सकता है हाउस वहां पे जनरल डिस्कशन के बाद? एक तो इसको उसी समय कंसीडर कर ले, या फिर कोई डेट फिक्स करके इसको कंसीडरेशन पे रख दे कि भाई अब इसको बिल बनाना चाहिए, एक्ट बनाना चाहिए कि नहीं, तो सीधा कंसीडर पे रखा जा सकता है। दूसरा, इसको रेफर कर सकती है वो हाउस सेलेक्ट कमिटी को। सेलेक्ट कमिटी एक ऐसी कमिटी है जो हाउस की ही कमिटी होती है। मान लीजिए लोकसभा में ये बिल चल रहा है, तो लोकसभा में ही सेलेक्ट कमिटी, मतलब इस पार्टिकुलर मैटर से रिलेटेड जो कमिटी है, सेलेक्ट कमिटी उसी पे तो उसको दे देते हैं। तो सेलेक्ट कमिटी वहां पे
अच्छे से इसको स्टडी करती है और इसको सोच समझ के इसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है और अमेंड करके मान लो, लेकिन इसके ये बात है कि प्रिंसिपल को और बेसिक ऑब्जेक्टिव को अमेंड नहीं कर सकती है सिलेक्ट कमेटी, यही बात है। तो ये रिटर्न करती है हाउस को फिर दोबारा। तो या तो रेफर किया जा सकता है सिलेक्ट कमेटी को, या फिर रेफर किया जा सकता है ज्वाइंट कमेटी को। मतलब ज्वाइंट कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो दोनों हाउसेस से चुन के कमेटी बनती है, दोनों हाउसेस के मेंबर्स इसमें रहते हैं, इसको कहते हैं ज्वाइंट कमेटी। ज्वाइंट कमेटी को भी दिया जा सकता है अगर लगता है कि ठीक है इस मैटर को ज्वाइंट कमेटी देखेगी तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये चार ऑप्शंस में से ये तीसरा ऑप्शन है जो हाउस के पास अवेलेबल है। हाउस या तो सीधे कंसीडर करे या फिर सिलेक्ट कमेटी को दे दे कि भाई देखो आप इसको, या तो फिर ज्वाइंट कमेटी को हैंड ओवर कर दे कि भाई आप देखो, या तो फिर उसी समय इसको सर्कुलेट कर दे पब्लिक ओपिनियन के लिए। पब्लिक ओपिनियन के लिए भी बिल को रख दिया जाता है, कई बार कई बिल को रखा गया पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए। तो आजकल डिजिटली रख दिया जाता है कि भाई ये प्रोविजंस है, या फिर अखबार में छपवा दिया जाता है कि एक बिल बनने वाला है इसमें ये, तो लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लोग अपना ओपिनियन वहां पे देते हैं, दे सकते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन के लिए भी सर्कुलेट किया जा सकता है इसको। तो ये स्टेजेस है, चार ऑप्शन हो गए। अब बढ़ते हैं, अगला स्टेज आ जाता है कमिटी स्टेज। कमिटी स्टेज, ठीक है। कमिटी स्टेज में क्या होता है, कमिटी मान लीजिए सिलेक्ट कमिटी हो या फिर ज्वाइंट कमिटी हो, उसको जिसको भी दिया गया है उसको क्लॉज बाय क्लॉज देखेगी, सोचेगी, समझेगी। इसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है, कैन ऑल्सो अमेंड, बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को नहीं अमेंड कर सकती है, बिल्कुल बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल को तो बिल्कुल नहीं अमेंड कर सकते। जिस बात पे ही वो मुद्दा टिका है, वो कानून बनने वाला है, उस बात को कैसे अमेंड कर दोगे। तो प्रिंसिपल को अमेंड नहीं कर सकते, बट प्रोविजंस को डेफिनेटली कुछ अमेंड कर सकती है ये। एंड इनको बैक देना होता है, इट हैज टू रिपोर्ट, गिव इट बैक टू द हाउस, जिस हाउस से इनको मिला है उसको दोबारा अपना रिकमेंडेशन जो भी है, जो भी क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा है इन्होंने, सब वापस लौटा देंगे। उसके बाद आता है फाइनल स्टेज जो होता है कंसिडरेशन स्टेज, मतलब इसमें फाइनल सेकंड रीडिंग में, ठीक है। तो कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है, दोनों हाउस ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। तो देखिए कई सारे क्लॉज होंगे उस बिल में, कई सारी बातें होंगी, कई सारे मैटर्स होंगे, कई सारे क्लॉज होंगे, तो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा और उस पर सेपरेट वोटिंग भी होगी कि इस क्लॉज को रखना है कि नहीं रखना है। तो उसमें पास हो गया तो रख देंगे, नहीं पास हो गया तो हटा देंगे। नेक्स्ट है कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट्स। तो जब चाहे हाउस इसमें अमेंडमेंट भी डाल सकती है, एंड अगर अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो वो पार्ट हो जाता है उस बिल का, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन स्टेज ऐसे कंप्लीट हो जाता है। देन आता है थर्ड रीडिंग। अभी तक ये सेकंड रीडिंग तक ही लिमिटेड था, सेकंड स्टेज तक ही लिमिटेड था। तो सेकंड स्टेज में भी सब ग्रुप थे, तो उसको ग्रुप को भी हमने देख लिया, सब स्टेजेस थे उनको देख लिया। अब जानते हैं थर्ड स्टेज में क्या होता है। थर्ड में थर्ड रीडिंग होती है, पांचवें स्टेज में, सॉरी तीसरे स्टेज में थर्ड रीडिंग होती है। यहाँ पे डिबेट होता है, डिबेट होता है, और डिबेट कन्फाइन होता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे, क्योंकि ऑलरेडी जो क्या रखना है क्या नहीं सब बातें हो चुकी हैं। तो अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं होता है, नो अमेंडमेंट। ओनली बात होती है कि क्या इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे वोटिंग होती है, वोटिंग होती है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी मान लो उस समय हाउस में प्रेजेंट है, अवेलेबल प्रेजेंट है, मान लो कि 545 का लोकसभा है और उस समय मान लो कि 375 ही है, तो इसमें से जितने प्रेजेंट एंड है उनमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने भी हैं, तो मेजोरिटी अगर इसको दे दे तो ये बिल बन जाता है, यहाँ पे हो जाता है पास। जिस भी हाउस में ये रखा गया है, या तो लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा से पास माना जाएगा, या फिर राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा से पास माना जाएगा। नेक्स्ट है इट हैज टू बी देन ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड हाउस। मान लीजिए लोकसभा में है तो अब यहाँ पे ये जाएगा राज्यसभा में। अगर मान लीजिए राज्यसभा में है, पहले बात हो गई पास हो गया यहाँ पे, तो अब ये जाएगा लोकसभा में। ऐसे ही इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस में मान लीजिए जब जाता है तो बिल इन सेकेंड हाउस देख लेते हैं, ये अगला स्टेज है, फोर्थ स्टेज आ गया है यहाँ पे। बिल इन द सेकेंड हाउस क्या होता है, फिर बिल को सेम तीन स्टेजेस से पास होना होता है, पास करना पड़ता है। सेम तीन स्टेजेस, जो फर्स्ट रीडिंग है, सेकेंड रीडिंग है, देन थर्ड रीडिंग, यहाँ तक इसको दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसीजर भाई जो मैंने एक्सप्लेन किया वैसा ही सेम होता है वहाँ पे भी। और वहां पे उस हाउस के पास चार अल्टरनेटिव होते हैं, फोर अल्टरनेटिव होते हैं बिफोर द हाउस। या तो इसको ये पास कर दे विदाउट अमेंडमेंट, मतलब जैसा आया है पहले हाउस से वैसे ही इसको
पास करके भेज दे, या तो पास कर दे कुछ अमेंडमेंट के साथ एंड रिटर्न कर दे कि भाई आप हमने कुछ अमेंडमेंट किया है, आप इसको रिकंसीडर कीजिए, या तो एज ए होल इसको रिजेक्ट कर दे, कोई भी एक्शन ना ले, कोई भी एक्शन ना ले, एज ए होल कोई भी एक्शन ना ले। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो जैसा आया है वैसा ही पास करके दे दे, तो उस केस में दोनों हाउसेस से पास माना जाएगा। अगर मान लीजिए हाउस ने पास कर दिया विथ अमेंडमेंट एंड रिटर्न कर दिया दूसरे फर्स्ट हाउस को कि भाई आप इसको रिकंसीडर कीजिए, तो उसको वो हाउस जो है वो रिकंसीडर करेगी। अगर उस हाउस ने उस मैटर को अमेंडमेंट के साथ आया है जो उसको पास कर देते हैं, अगेन ये एक्ट बन जाएगा। अगर वो पास नहीं करेगी तो बिल लटक जाएगा, और लटक जाएगा तो फिर ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाया जा सकता है। तीसरे केस में क्या होगा, मान लीजिए कि दूसरे हाउस ने सीधा रिजेक्ट कर दिया और कोई एक्शन नहीं लिया, अपने पास 6 महीने तक होल्ड कर लिया, उस केस में क्या होगा कि फिर से इसको माना जाएगा कि ये बिल लटक गया है, अब इस पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की नौबत आ जाएगी। तो ये सारी कंडीशन है जो कि ऐसा होता है सेकेंड हाउस जब ऐसा करती है। नेक्स्ट है इफ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट द अमेंडमेंट, यहाँ पे वही बातें हैं। इफ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट द अमेंडमेंट और द सेकेंड हाउस रिजेक्ट द बिल टुगेदर और द सेकेंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ, डेडलॉक का कंडीशन आ जाता है। सेम मैंने जो अभी बात बताई वही यहाँ पे है। और उस केस में प्रेसिडेंट कैन समन ए ज्वाइंट सिटिंग, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं उस केस में। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये यहाँ तक स्टेज हो गया 4 स्टेज, तो अगला स्टेज क्या होगा, एसेंट वाला आ जाएगा। यहाँ पे अगर बिल मान लीजिए दोनों हाउसेस से पास हो गया तो वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के सहमति के लिए, अनुमति के लिए, एसेंट के लिए। वहां पे प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव है। ये मैंने प्रेसिडेंट वाले क्लास में बताया भी था, एनीवे मैं रिवाइज करा देता हूँ कि 3 वो क्या अल्टरनेटिव है। तो प्रेसिडेंट के पास ये एक अल्टरनेटिव है कि उस बिल को एसेंट दे दे अपना, उसको अनुमति दे दे अपना कि भाई ठीक है मैं मानता हूँ कि ये सही है, और अनुमति दे दे, तो वहीं पे वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है। दूसरा केस है कि उस पे अनुमति को दे ही ना दे, तो वहीं पे वो कैंसिल हो जाएगा और एक्ट नहीं बनेगा। तीसरा है उसको रिटर्न कर दे फॉर द रिकंसिडरेशन। तो रिकंसिडरेशन के लिए जब रिटर्न करेंगे तो दोनों हाउसेस को उसको देखना पड़ेगा, और मान लीजिए कि हाउसेस ने देखा और उसको फिर से वापस भेजा कुछ रिकंसिडर करके पास करके, उस केस में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट जो है देनी पड़ेगी। तो ये सारे 3 ऑप्शन अवेलेबल है प्रेसिडेंट के पास, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑर्डिनरी बिल हमने चर्चा कर ली, अब हम बात करेंगे मनी बिल की। मनी बिल आर्टिकल 110 में रखा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पे आ गया, क्या मनी बिल्स फॉल्स अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 110 आंसर मार देना, खटाक से नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि आर्टिकल 110 में है। और आर्टिकल 110 में बताया गया है, डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या प्रोविजन होगी जिसके वजह से किसी बिल को मनी बिल माना जाएगा। तो सबसे पहला तो प्रोविजन ये है कि अगर इम्पोजिशन की बात हो, किसी बिल में इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन या फिर रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, किसी भी टैक्स का इन पे इम्पोजिशन लगाया जा रहा है, कोई नया टैक्स लगाया जा रहा है, या एबोलिश किया जा रहा है, कोई टैक्स है पहले से उसको हटाया जा रहा है, रिमिशन किया जा रहा है, अल्टरेशन किया जा रहा है, रेगुलेशन की जा रही है किसी भी टैक्स मैटर को, तो वो आता है सीधा, वो उस बिल को मानेंगे मनी बिल। पहला ये प्रोविजन हो गया। अब आगे देखते हैं अब और किस बिल को मानेंगे मनी बिल। तो कोई ऐसा बिल है जिसमें मैटर जो है वो रिगार्डिंग यूनियन गवर्नमेंट के बोरोइंग से है, और यूनियन गवर्नमेंट के बोरोइंग पे रेगुलेशन के लिए कोई अगर बिल आ रहा है, मान लीजिए कोई बिल है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के बोरोइंग को कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, या फिर रेगुलेट करने की इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उस रिलेटेड मैटर से कोई बिल आ रहा है, तो उसको भी माना जाएगा कि ये है मनी बिल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए 2 तरीके की फंड होती है हमारे पास, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये 2 तरीके की फंड है, इनके अगर यहाँ पे इनमें कुछ पैसा जमा करना या इनसे निकालना या फिर इनकी कस्टडी से रिलेटेड कोई भी बिल आता है, इसमें कुछ इन मैटर पे इनमें पैसा डालने का प्रोसीजर, निकालने का प्रोसीजर या फिर कस्टडी के प्रोसीजर से कोई भी बिल लेके आ रहे हैं, तो उस बिल को भी माना जाएगा कि ये बिल मनी बिल है।
अब चिंता मत करना ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, सारी बातें आगे मिलेंगी। अभी इतना ध्यान रखो कि इसे ऐसे मनी बिल में कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि देखो ओरिजिन का माइंड का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप मिक्सड हो जाओगे कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ में इंडिया में, और मनी बिल को ही ध्यान से हटा दोगे तो यहाँ पे लटक जाओगे। मेरा मतलब ये है कि मनी बिल पे फोकस करो कि मनी बिल क्या होता है। तो एक तो मैंने बताया कि टैक्स से रिलेटेड जो मैटर है, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, ये सब। दूसरा, अगर यूनियन गवर्नमेंट का जो बोरोइंग का प्रोसीजर, उसमें रेगुलेशन के लिए कोई बिल आता है, वो भी मनी बिल माना जाएगा। तीसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसा डालना, निकालना, या फिर उसके कस्टडी से रिलेटेड कोई बिल है तो वो भी मनी बिल माना जाएगा। नेक्स्ट है अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, यहाँ से पैसा निकाल के किसी को दिया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है, तो इसे भी रखा जाएगा, ऐसे बिल, ऐसे रिलेटेड बिल को भी रखा जाएगा मनी बिल में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है अगर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसको या फिर इंक्रीजिंग सच एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, वैसी कुछ डिक्लेरेशन हो रही है उस पर्टिकुलर बिल में, तो उसको भी कहेंगे मनी बिल। तो ये सारी बातें मनी बिल में है। देन एक रिसिप्ट ऑफ मनी इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी बातें से रिलेटेड कोई बिल आ रहा है तो वो भी मनी बिल ही माना जाएगा। तो आर्टिकल 110 में जो बातें हैं वो सब मनी बिल से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसी बिल होती हैं जो कि लगती हैं, दिखती हैं मनी बिल की तरह, लेकिन मनी बिल होती नहीं है। तो बिल्स नॉट टू बी डीम्ड एज मनी बिल इन केस, अगर ऐसा होता है कि कोई मैटर आया जो बिल है, उसको, उसमें ये बात है, उसका प्रोविजन ये है कि वहाँ पे इम्पोजिशन किया जा रहा है फाइन्स को, या फिर कुछ अदर पेकुनियरी पेनाल्टीज लगाई जा रही है, तो उस केस को, फाइन्स और टैक्स में अंतर होता है, टैक्स में, पेनाल्टी में, फाइन में अंतर होता है। तो अगर इम्पोजिशन ऑफ फाइन है, पेनाल्टी है, तो उसको डेफिनेटली मनी बिल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है और डिमांड पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस, अगेन फीस आया यहाँ पे, फीस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, तो ये भी मनी बिल नहीं होगा। देन अगर इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी की बात आ गई यहाँ पे, या फिर कोई लोकल पर्पस या फिर लोकल बॉडी के द्वारा किसी लोकल पर्पस के लिए टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो, उसको हम मनी बिल नहीं मानेंगे। तो एक टैक्स को छोड़ दिया गया है, टैक्स इम्पोज बाय लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी फॉर द लोकल पर्पस विल नॉट बी काउंटेड एज ए मनी बिल, उससे रिलेटेड जो बिल है उसको मनी बिल काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। क्या क्या था इसमें, इसमें ये था कि अगर फाइन लगाया जा रहा है, पहला मैटर क्या था, फाइन, पेनाल्टी, तो नहीं माना जाएगा। अगर फिर अगेन फीस या फिर लाइसेंस के लिए फीस लिया जा रहा है, या फिर सर्विस रेंडर किया है उसके लिए फीस लेने के लिए एक बिल बनाया जा रहा है, वो भी नहीं आएगा। देन अगर जो लोकल अथॉरिटी वाला बताया मैंने, लोकल अथॉरिटी लेती है कोई टैक्स फॉर द लोकल पर्पस, तो उसके लिए भी जो बिल आता है उसको नहीं मानेंगे हम लोग मनी बिल। अब जानते हैं कि जो अल्टीमेट डिसीजन है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, वो पावर दिया गया स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास अल्टीमेट पावर है, वो चाहे तो किसी बिल को मनी बिल बोल सकते हैं और किसी बिल को मनी बिल नहीं बोल सकते। तो अल्टीमेट अथॉरिटी स्पीकर को है, प्रेसिडेंट को नहीं है। स्पीकर इस मामले में मनी मैटर में, मनी बिल के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे इनकी एक्सक्लूसिव राइट है, और इनके जो फाइनल डिसीजन है उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, मतलब आउट ऑफ रीच ऑफ जुडिशियरी रिव्यू। देन अगर जब भी ट्रांसमिट होता है ऐसा कोई बिल राज्यसभा में, एक हाउस से दूसरे हाउस से, या फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, आफ्टर कब जाता है, जब दोनों सदन पास कर दे, तो ऐसा कोई बिल जाता है राज्यसभा में जाए या फिर प्रेसिडेंट के पास जाए, तो स्पीकर उस पर इंडोर्स कर देते हैं, उस पर लिख देते हैं कि दिस बिल इज ए मनी बिल, और साइन कर देते हैं। स्पीकर का इंडोर्समेंट होता है, मतलब इसको आप काट छाट नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट के पास भी पावर नहीं है, राज्यसभा भी काट छाट नहीं कर सकती। अगर स्पीकर ने एक बार बोल दिया कि ये बिल है साला, ये बिल मनी बिल है, ये बिल है मनी बिल, तो ये बिल है। स्पीकर स्पीकर का मानना इसमें सर्वोपरि है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
देखिए मनी बिल को पास करने के लिए प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल के जैसा नहीं है, थोड़ा प्रोसीजर जो है वो स्पेशल है। वो स्पेशल प्रोसीजर जान लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात क्या बोला मैं, स्पेशलिटी जो लाती है वो ये है कि इसको इंट्रोड्यूस ही किया जाता है लोकसभा में ओनली। तो देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी ना राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो मनी बिल हमेशा आएगा तो आएगा किसमें, लोकसभा में। ये कई बार कितने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए होंगे, बाप रे। प्रीलिम्स में तो जरूर डाल देता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही उर्दू क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, तो सिर्फ एंड सिर्फ लोकसभा में होता है। एंड एक बात है यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं लाया जा सकता है। तो जब भी मनी बिल आता है ना लोकसभा में, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के ही रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। बिना इनके रिकमेंडेशन पे के मनी बिल लोकसभा में लाया ही नहीं जा सकता है। तो मनी बिल जब भी आता है तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड ये हमेशा एक गवर्नमेंट बिल होता है। गवर्नमेंट बिल का मतलब ये है कि इसको हमेशा कोई मिनिस्टर ही ला सकता है, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी एमपी नहीं ला सकता है, कोई भी प्राइवेट मेंबर इसको नहीं ला सकता है। तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज ए गवर्नमेंट बिल ओनली बाई ए मिनिस्टर ओनली। ठीक है, तो मनी बिल इसलिए स्पेशल हो जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भी जब ये एक बिल जब ये लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, तो जैसा कि पावर है राज्यसभा का ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग, वैसा पावर यहाँ पे मनी बिल के रिगार्डिंग इनको नहीं है। राज्यसभा है रिस्ट्रिक्टेड पावर्स। कैसे? इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड। तो जब मनी बिल आता है ना इनके पास होके लोकसभा से, राज्यसभा को अब भाई इस पर विचार करना है, तो राज्यसभा इसको या तो ये तो बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकता, दूसरी बात इसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकता। मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, ये रिकमेंडेशन दे सकता है कि भाई इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए, रिक्वेस्ट करेगा लोकसभा को। ओनली इट मेक द रिकमेंडेशन एंड इट मस्ट रिटर्न विद इन 14 डेज। जब इसके पास ये बिल आ जाता है पास होकर लोकसभा से, तो राज्यसभा को ये 14 दिन के अंदर ही रिटर्न करना होता है लोकसभा को। जल्दी मतलब विद इन 14 डेज इसको करना ही करना है, रिटर्न कर देना है। अगर ये चाहता है रिकमेंड करना कुछ तो रिकमेंडेशन के साथ कर दे, या फिर नहीं चाहता है तो फिर इसको जैसे ऐसे ही रिटर्न कर दे। ऐसे रिटर्न कर दिया इसने, तब भी वो माना जाएगा कि दोनों हाउसेज में पास हो गया है। लोकसभा, अब देखिए जब ये रिटर्न हो जाता है बिल इधर विथ रिकमेंडेशन और विदाउट रिकमेंडेशन, तब लोकसभा के पास क्या पावर है, इधर इट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कैसे? जब मान लीजिए कि एक तो केस होगा कि लोकसभा से गया राज्यसभा के पास, और राज्यसभा ने उसको देखा और मान लिया कि ठीक है, और इसको भेज दिया लोकसभा के पास पास करके कि ठीक है इसको रख लीजिए, ये पास हमने कर दिया, तो वो उसी समय बिल दोनों सदनों में पास माना जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि जब बिल आया लोकसभा से राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने उस पर ये तो रिजेक्ट तो कर नहीं सकता, अमेंड भी नहीं कर सकता, रिकमेंड कर दिया कि कोई चेंज कर दीजिए इसमें साहब प्लीज ऐसे, और भेज दिया। तो जब रिकमेंड करके भेजेगा लोकसभा के पास, ये जब जाएगा तो लोकसभा के पास दो ऑप्शन है, या तो इनका जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर इसको रिजेक्ट कर ले। दोनों केस में अगर एक्सेप्ट कर लिया तब भी वो तो उस रिकमेंडेशन के साथ उसको पास माना जाएगा, अगर रिजेक्ट कर दिया तो ओरिजिनल फॉर्म में उसको पास माना जाएगा। तो ये बातें होती हैं, और एक 14 दिन वाला क्राइटेरिया आपको पता ही है। नेक्स्ट है व्हेन ए मनी बिल, देखिए यहाँ पे कहाँ गया मेरा कलम, कहाँ चल, अच्छा इधर है ये यार, इसको मैं करता हूँ कुछ। व्हेन ए मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, अब देखिए मान लीजिए दोनों सदनों में पास हो गया मनी बिल और वो प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट के पास भी लिमिटेड पावर है मनी बिल से रिलेटेड। कैसे? प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं उस केस में, प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव हिज एसेट, या तो अपना एसेंट दे दो भाई, या फिर विथ होल्ड कर सकते, इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी रिटर्न बाय प्रेसिडेंट, जैसा कि ऑर्डिनरी बिल के केस में होता था कि वहां पे प्रेसिडेंट रिटर्न भी कर सकते थे, और रिटर्न के बाद वो जब हाउसेस में जाता था दोनों हाउसेस उसको देखती थी, फिर से पास करके भेज देती थी, उसके बाद वो एक्ट बन जाता था, वहां पे फिर प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ये रिटर्न नहीं कर सकते, या तो या फिर एसेंट देना है या फिर विथ होल्ड करना है। एसेंट दे दिया तो वही पे एक्ट बन जाएगा, विथ होल्ड कर दिया तो वो एक्ट नहीं बनेगा, यही हो सकता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भी कम पावर है।
जनरली जो है प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि जब बिल कोई आता है, जब कोई मनी बिल आता है लोकसभा में, तो वो प्रायर उस पे रिकमेंडेशन रहता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट पहले से ही उसमें अपना रिकमेंडेशन दे के रखे हैं, तो कोई रीजन नहीं बनता है कि जब ये दोनों सदनों से पास होकर जाए तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट ना दे। तो जनरली दे ही देते हैं, क्योंकि पहले से ही उन्होंने ही रिकमेंड किया है मनी बिल को, तभी इंट्रोड्यूस हुआ है एज ए बिल लोकसभा में। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं बाकी बिल्स के बारे में। अब बचता है फाइनेंशियल बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम बात नहीं करेंगे, तो फाइनेंशियल बिल ही बच रहा है अभी। फाइनेंशियल बिल वैसे बिल होते हैं, दोज बिल दैट डील विद द सिक्स कहाँ से आ गया, फिजिकल मैटर्स, फिजिकल मैटर सच एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह से जो डील करता है बिल, उसको फाइनेंशियल बिल कहते हैं। तो मनी बिल, ये तीन तरीके के फाइनेंशियल बिल होते हैं। तो देखिए, मनी बिल फाइनेंशियल बिल से अलग नहीं है, इसी का ये स्पेसी है, इसी से ही निकला है, इसी से पैदा हुआ है। मनी बिल जो जिसको आर्टिकल 110 में रखा गया है, फाइनेंशियल बिल 1 इसको रखा गया है आर्टिकल्स 1171 में। फाइनेंशियल बिल 2 जिसको रखा गया है आर्टिकल, ये क्या हो गया, 6 नहीं है यहाँ पे भाई, आर्टिकल 1173 में इसको रखा गया। तो ये तीन तरीके के, तीन टाइप्स हैं फाइनेंशियल बिल्स के। तो ऑल द मनी बिल्स, यहाँ पे लिखा ही होगा मैंने, देखिए, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल, यहाँ पे 6 हटा देना, फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। अब सिक्सर का कहाँ से चक्कर आ गया यार, कहाँ से घुस गए इतने सिक्सर्स को मैं हटा दूँ। तो भाई सारे मनी बिल्स जो है फाइनेंशियल बिल्स हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं मनी बिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो दो फाइनेंशियल बिल्स हैं, अदर फाइनेंशियल बिल 1 वो आर्टिकल 117 में डील किया गया है, और दूसरा जो है फाइनेंशियल बिल 2 उसको डील किया गया है आर्टिकल 1173 में। अब देखो, यहाँ पे मनी बिल तो हमने डिस्कस कर लिया, तो बच क्या रहा है, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। ये थोड़ा जान लेते हैं, ये दोनों, ये कौन सी खेत की मूली है इनको जानते हैं। अबे ये क्या है? हाँ ठीक है। तो अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल 1 क्या है। फाइनेंशियल बिल वैसे बिल होते हैं, 1 वैसे बिल होते हैं जो कंटेन करते हैं एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110। देखिए, आर्टिकल 110 के जितने मैटर है ना, वो उनमें से कोई भी मैटर यहाँ पे आ सकता है फाइनेंशियल बिल 1 में। तो आप कहोगे कि फिर अंतर कैसे है? तो अंतर ये है कि वो मैटर तो आते हैं जो आर्टिकल 110 में है, वो फाइनेंशियल बिल 1 में आते हैं वो मैटर, बट इट डज नॉट एक्सक्लूसिवली डील विद सच मैटर। मतलब उनके एक पॉइंट को डील कर सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव पावर नहीं है कि उस मैटर को डील करे। अब इस बात को एग्जांपल से समझो। एक बिल है कोई, ए बिल विच कंटेन्स ए टैक्सेशन क्लॉज बट डज नॉट डील सोली विद द टैक्सेशन अंडर आर्टिकल 117। तो ये ओवरऑल टैक्सेशन से नहीं डील करेगा, सोलली टैक्सेशन मैटर पे डील नहीं करेगा, बट एक क्लॉज से डील कर सकता है। एक इट a bill contains a taxation clause not overall taxation, ठीक है। तो इस मामले में अंतर है। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये हुई कि वो सारे मैटर्स आ सकते हैं जो आर्टिकल 110 में है, लेकिन एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। जो भी मैटर्स हैं, स्पेशली जैसे टैक्सेशन हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पूरा डील नहीं करेगा, इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर को डील कर सकता है, लेकिन वो ओवरऑल डीलिंग नहीं होगी। तो मतलब एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड पावर है। रेस्ट्रिक्टेड पावर है, ओनली क्लॉजेज को ये डील कर सकता है। तो ये अंतर होता है फाइनेंशियल बिल में और मनी बिल में। नेक्स्ट है दो सिमिलैरिटी है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में, क्या क्या है। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो मनी बिल हो तो चाहे फिर फाइनेंशियल बिल 1 हो, दोनों को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो एक सिमिलैरिटी हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के इंट्रोडक्शन से पहले, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। तो दो बातें हो गई जो कि सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। बाकी जो अदर प्रोविजंस है फाइनेंशियल बिल 1 के, बाकी सब कुछ मिलते जुलते हैं ऑर्डिनरी बिल से। जैसा कि ऑर्डिनरी बिल में होता है, वैसा बाकी मतलब इन दो चीजों को छोड़ के, एक तो मतलब कि ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है,
और दूसरा इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। बाकी इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं एक ऑर्डिनरी बिल के साथ, सब कुछ यहाँ पे भी होती हैं। जैसे कि बता देता हूँ, जैसे कि राज्यसभा यहाँ पे इसको या तो रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है, लेकिन मनी बिल में नहीं कर सकता था, रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकता था। जैसे कि रिजेक्ट या अमेंड कर सकता है, लेकिन 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 यहाँ पे एक ब्रैकेट में पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है। लेकिन एक्सेप्ट दैट एन अमेंडमेंट अदर देन फॉर रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ ए टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड इन ईदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि कोई अमेंडमेंट है टैक्सेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी मैटर से रिलेटेड, जो कि जहाँ पे दो बातें नहीं है, या तो उस टैक्स को रिड्यूस किया जा रहा हो या फिर उसको खत्म किया जा रहा हो। अगर टैक्स को रिड्यूस या फिर खत्म किया जा रहा होगा तो वहां पे प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई भी मैटर अगर होगा तो वहां पे प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगा हाउसेस में इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो ये एक बात है जो कि अलग है थोड़ा। अब जान लेते हैं फाइनेंशियल बिल 2 को। फाइनेंशियल बिल 2 क्या होता है? तो नेक्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 2 में क्या होता है, जो प्रोविजंस होते हैं, दोज प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल 110। इसका मतलब ये कि ओनली एंड ओनली जब भी कंसोलिडेटेड फंड के एक्सपेंडिचर से बात आती है तो उसको फाइनेंशियल बिल 2 कहा जाएगा। लेकिन बाकी जो क्लॉजेज हैं आर्टिकल 110 में उसमें से कोई भी नहीं होता है इसमें, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल बिल 2। देखिए, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई बिल है तो उसको फाइनेंशियल बिल 2 कहा जाएगा। लेकिन बाकी इट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन्ड इन द आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में तो तमाम मैटर्स हैं, उनमें से कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं होगा। इसको बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है, सारे रिस्पेक्ट में बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। एक स्पेशल फीचर है जो कि इसको थोड़ा सा अलग कर देता है ऑर्डिनरी बिल से, वो ये है कि इट कैन नॉट बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू दैट हाउस द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। इसका मतलब ये है कि देखिए, इसके इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। इसके इंट्रोडक्शन से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर जो रिकमेंडेशन है वो नॉट रिक्वायर्ड है। लेकिन कंसिडरेशन से पहले, इसमें देखिए एक ही अंतर आ जाता है, जब सारे स्टेज खत्म होने के बाद कंसिडरेशन स्टेज आता है उस केस में यहाँ पे प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होगा दोनों हाउसेस में। तो यही एक स्पेशल प्रोविजन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है ज्वाइंट सिटिंग। देखिए, ज्वाइंट सिटिंग सबसे पहले जान लीजिए कि होता क्यों है। जब भी डेडलॉक का मैटर आ जाता है मतलब दोनों हाउसेस, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा है राज्यसभा है, दोनों के बीच में सहमति ना बने, मतलब डेडलॉक का सिचुएशन आ जाए, उस केस में दोनों की ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है। ये बुलाते हैं प्रेसिडेंट। अब वो क्या कंडीशन हो सकते हैं जो डेडलॉक लेके आते हैं? तो डेडलॉक के 3 कंडीशन हो सकते हैं जो डेडलॉक लेके आते हैं। तो सबसे पहला कि इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, ठीक है। मान लीजिए कि एक लोकसभा में एक बिल पास हो गया, उसने भेजा राज्यसभा को और राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस मैटर को कहेंगे डेडलॉक सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? इफ द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू अमेंडमेंट टू बी मेड इन बिल। मान लीजिए राज्यसभा ने कोई बिल पास किया और इसको भेजा लोकसभा में, लोकसभा ने इसको बोला कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, उस अमेंडमेंट को, और इसने अमेंडमेंट के साथ उस बिल को भेज दिया वापस राज्यसभा में। राज्यसभा ने इसको माना नहीं, इस अमेंडमेंट को माना नहीं, इसका मतलब अगेन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाएगा डेडलॉक। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। अगर देखिए तीसरा यहाँ पे, इफ मोर देन 6 months हैव बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द बिल बाय अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट। मान लीजिए कि यहाँ पे लोकसभा ने एक बिल पास किया, राज्यसभा को भेजा कि आप भी पास करो, राज्यसभा ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया 6 मंथ तक के लिए, तो 6 मंथ तक के लिए पड़ा रह गया। इसका मतलब ये भी एक डेडलॉक का सिचुएशन आ गया, कुछ किया नहीं 6 मंथ तक। क्राइटेरिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया है डेडलॉक बनाने का।
तो ये तीनों केस में डेडलॉक हो सकता है। तो डेडलॉक जब भी होता है मतलब कि अब वो बिल एक्ट नहीं बन सकता है, फंस गया है बिल, तो क्यों ना भाई दोनों सदनों के मेंबर्स को बुला के ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए। तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, तो अब ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड कुछ मैटर्स को जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट ही है, प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग, प्रोविजंस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स ओनली। तो सब कुछ सेम है। ज्वाइंट सिटिंग में मेंबर्स बढ़ जाते हैं, बस मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं, दोनों सदनों के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। बाकी जो प्रोसीजर है ऑर्डिनरी बिल की तरह है, यहाँ भी रीडिंग होती है, फिर वहाँ पे फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग, जो प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल का होता है या फिर फाइनेंशियल बिल्स का वैसा ही होता है यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स या फिर ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड जो मैटर होता है उसी तरीके से इसको भी डील किया जाता है। नेक्स्ट है, इन रेकनिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो 6 मंथ का कैलकुलेशन है उसके कैलकुलेशन में वैसे पीरियड को काउंट नहीं करते हैं जब जिस हाउस में गया है, ये पेंडिंग है जिस हाउस में, वो हाउस प्रोरोग है या फिर एडजॉर्न्ड है फॉर मोर देन 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज, 4 से ज़्यादा दिन के लिए वो स्थगित है उसकी कार्रवाई। तो उस केस में उस दिन को काउंट, उन पीरियड को काउंट नहीं किया जाता है अगर 4 से ज़्यादा दिन के लिए वो हाउस में काम नहीं हुआ है। 4 से कम है तो ठीक है, उसको काउंट किया जा सकता है, 6 महीने के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन 4 या 4 से दिन से ज़्यादा अगर हो जाता है, काम नहीं हो, स्थगित हो हाउस, तो उसके कैलकुलेशन में उस पार्ट को हटा देते हैं, नहीं ऐड करते हैं। नेक्स्ट है कौन इसको प्रिसाइड करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेफिनेटली जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो होते हैं स्पीकर। अब मान लीजिए स्पीकर नॉट अवेलेबल हो, तो उस केस में डिप्टी स्पीकर, अगर ये भी नॉट अवेलेबल हो तो डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अगर ये भी नॉट अवेलेबल हो तो कोई भी अदर मेंबर एज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, मेंबर्स हैं जितने भी ज्वाइंट सिटिंग में उनमें उनके द्वारा डिसाइड किया गया बंदा इसको डिसाइड करेगा। एक नाम मिसिंग है यहाँ पे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, दोनों हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, इसीलिए दोनों हाउस के चूंकि मेंबर नहीं है तो कैसे प्रिसाइड करेंगे, तो वो प्रिसाइड नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोरम। कोरम चाहिए अगेन। कोरम क्या होता है, कोरम मैंने पहले बताया था आपको, कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिसके बिना कोई भी हाउस की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए भी कोरम चाहिए। कोरम कितना होगा, 1/10। ज्वाइंट सिटिंग में दोनों मेंबर्स होते हैं, दोनों सदनों के, दोनों सदनों के जितने भी मेंबर होंगे, मान लो एक केस लोकसभा में 545 के 45 हैं, दूसरे यहाँ पे 245 हैं, तो मान लो कितने हो गए ये 790। तो 790 का 1/10 कितना हो गया, मिनिमम 79 बंदे होंगे तभी जाके कार्रवाई होगी। तो ये बात है। एंड इसका जो गवर्नेंस होता है वो बेसिकली इस प्रोसीजर को गवर्न किया जाता है बाय द रूल्स ऑफ लोकसभा, नॉट बाय द रूल्स ऑफ राज्यसभा। तो लोकसभा को थोड़ा ज़्यादा पावर है ज्वाइंट सिटिंग में। नेक्स्ट है इसको सेम तरीके से पास किया जा सकता है उस बिल को, जैसे कि जनरल ऑर्डिनरी बिल में होता है सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऐसा अगर होता है और उनकी मेजोरिटी वोट आती है तो फिर बिल पास माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉर्मली लोकसभा यहाँ पे जीत जाता है, विंस, बिकॉज लोकसभा का नंबर ज़्यादा है, 545 यहाँ पे होते हैं और राज्यसभा में 245 होते हैं, तो डेफिनेटली मेंबर ज़्यादा होंगे जिसके वही जीतता है। तो नॉर्मली द लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल ऑफ ए ज्वाइंट सिटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोई भी नया अमेंडमेंट बिल में नहीं होता है, नया अमेंडमेंट कोई भी नहीं किया जा सकता है बिल में, कांट बी प्रपोज्ड एक्सेप्ट इन 2 केसेस। 2 केसेस ऐसी हैं जहाँ पे नया अमेंडमेंट किया जा सकता है। वैसा अमेंडमेंट दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस, जिस मैटर पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसएग्री कर रही हैं दोनों हाउसेस, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है। दूसरा जो केस है वो है दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बीन नेसेसरी ड्यू टू डिले इन पासेज ऑफ बिल। तो जिस वजह से बिल डिले हो रहा है उस वजह को ख़त्म कर दिया जाए, उसको अमेंड कर दिया जाए। तो दूसरा अमेंडमेंट यहाँ पे ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी बिल है जो कि ज्वाइंट सिटिंग से पास हुई है। तो अब तक की 3 ऐसी बिल हैं जो ज्वाइंट सिटिंग से ही पास हुई हैं 1950 के बाद, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद।
डॉरी प्रोहिबिशन बिल आया था 1960 में, इसमें भी ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा इस एक्ट को बिल को एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट था बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल, ये 1977 में आया था, इसमें भी ज्वाइंट सिटिंग लगी थी। और एक और बिल है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, इसमें भी ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा इस बिल को एक्ट बनाया गया था। सो ये था सब कुछ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन का जो प्रोसीजर है उसको मैंने यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मारो यार, एफर्ट को थोड़ा सा सपोर्ट करो एंड दोस्तों में शेयर करो वीडियोस को, बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज टाइम जैसे ही जिस टाइम पे वीडियो मिले आप नोटिफाई हो जाओ कि हाँ भाई वीडियो आ गई है, ताकि कोई भी वीडियो छूटे ना आपका। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार।